हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मैं स्टार्ट करूंगा। आज पेपर पे एक सॉल्यूशन डालने वाला हूं जो प्री बोर्ड के मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना, मैथ्स स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड वाले बच्चे इनको जरूर देखिएगा, सारे सॉल्यूशन ये आपको हेल्प करेगा। आपको पेपर जो आपके फाइनल पेपर होने वाले हैं, ठीक है। और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला है। स्टैंडर्ड का पिछले साल भी ऐसा ही था। आप पिछले साल के भी पेपर देखोगे तो लगभग इक्विवेलेंट पेपर आया था, जैसा कि आपका पेपर प्री बोर्ड का आया हुआ है, ठीक है। प्री बोर्ड में सबसे पहली चीज कि प्री बोर्ड के जो पेपर होते हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसी के आधार पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि बच्चे स्टूडेंट्स बोल रहे थे इसका सॉल्यूशन के लिए, तो मैंने ये सॉल्यूशन करने के लिए सोचा। और देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको साइंस की चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, साइंस के भी सॉल्यूशन आपको डाल दिए जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख लेना, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि देयर आर 329, 282 और 188 स्टूडेंट्स आर इन 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बोल रहा है कि बस इज टू द हायर्ड टू टेक दिस स्टूडेंट्स टू पिकनिक। मतलब एक बस है जो हायर किया गया है, जिसमें कितने बच्चे हैं? 6th क्लास के 329 बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी सुनते जाइएगा। और 7th क्लास के 282 बच्चे हैं, और 188 बच्चे किसमें है? 8th क्लास में। और ये पिकनिक पे जाने के लिए बस हायर किया। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपको यहाँ पे कि सबसे पहला चीज कि यहाँ पे आपको ये नोटिस करने वाली चीजें हैं कि क्या बोला गया है। देखिए, दो चीजें नोटिस करने वाली चीजें, एक तो मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर, और एक बात होती है लिस्ट। ध्यान से सुनना, लिस्ट यानी कम से कम, ठीक है ना, कम से कम की बात की जाएगी। और एक अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? तो जब भी लिस्ट की बात की जाएगी तो आप याद रखना एलसीएम करोगे, ठीक है। और जब आपको क्या करना होगा, जब आपको मैक्सिमम पूछा जाए यानी लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो आप क्या निकालोगे बताओ? लार्जेस्ट, मैं क्या लिख रहा हूँ? लार्जेस्ट या मैक्सिमम, इसकी बात की जाएगी तो आपको हमेशा क्या करना है? एचसीएफ निकाल देना है जो दिए गए डेटा है उसका। जब आपको लिस्ट और मिनिमम की बात की जाती, मिनिमम की, तो मैं क्या कर देता? एलसीएम निकाल देता, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो आपको प्रोसेस है पेपर में, मैं देखो डिटेल में बताऊंगा। आप ये मत समझना कि इन क्वेश्चन में इतने इतने टाइम लगेंगे तो एग्जाम में कैसे होगा, राइट। मैं आप मेरा मकसद ये है इस क्वेश्चन को समझाने का, ताकि अब लेटेस्ट में फिर जिससे भी क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको आप कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ध्यान से सुनते जाना। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया? कॉन्सेप्ट, अगर लिस्ट बोला जाएगा तो हम लिस्ट बोला जाएगा तो एलसीएम, और मैक्सिमम बोला जाएगा तो एचसीएफ निकालेंगे, जिस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से भी समझ में आ रहा है। तो हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर क्या है? 329। 6th क्लास के कितने हैं? 329। 7th क्लास में कितने हैं? 282। और 8th क्लास के कितने हैं? 188। आप जब इसका फैक्टर करोगे, ठीक है, तो फैक्टर करोगे तो क्या क्या आ सकता है? ये फैक्टर के फैक्टराइजेशन मेथड से जब करोगे तो ये 7 की टेबल से कट जाएगा, 7 × 47, ठीक है। फिर इसके बाद इसको करेंगे तो 2 से करेंगे तो एक बार 2 2 जा 4, इसका फैक्टर अगर आप करोगे तो ये 2 3 जा 6, 6 14 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 47, राइट, इतना आ सकता है। जब इसको मल्टीप्लाई करके करोगे 4 7 4 88, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू में 20 नहीं। अब मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एक खास बात क्या होती है, दो चीजें इसके बताऊंगा मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। तो आप सबसे पहले आप इसका कॉमन फैक्टर देखिए, क्या इसमें दो दो यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब दो फैक्टर नहीं है हमारा, ठीक है। 7 है लेकिन 7 इन सब तीनों सभी में नहीं है। कौन सा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है? तो आप बोलोगे सर 47। कितना है? 47। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ इसका? 47। तो आपका आंसर भी क्या होगा? 47। ऑप्शन ए होगा, ए जो होगा राइट आंसर है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है और एक पीक्यूआर ट्रायंगल, राइट। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में?
आपको ABC एक ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल को बना लेता हूँ AB और C, और एक ट्रायंगल में बना लूंगा P। जो आपसे ट्रायंगल में बोला गया है वैसा काम करेंगे, राइट। Q और R, ध्यान से सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे को बोला कि अगर सिमिलर है तो रेशियो भी सेम होंगे, सिमिलरिटी को बताना है आपको यहाँ पे सिमिलर। अगर मान लो ट्रायंगल ABC एंड PQR है हमारे पास है, ठीक है, तो ABC हमने बना दिया। लेकिन ट्रायंगल बनाते समय ध्यान रखना, जब भी हम ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन करने का बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले रेशियो को लिख लो, AB डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई PR, और इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाई PQ। ये रह गया। अब सुनो, AB के सामने करस्पॉन्डिंग में एक साइड बनाऊंगा और इसका नाम क्या लिखेंगे, QR। तो ये P होगा, जाहिर सी बात। तो AC के सामने कौन है, AC के सामने हमारा है PQ, करेक्ट है। और BC के सामने कौन है, PR, ये भी करेक्ट है। तो अब हमारा ट्रायंगल क्या लिखेंगे, तो हमसे पूछा है कि बताओ इनमें कैसा रिलेशन करेक्ट है, ठीक है। हमारा कौन सा रिलेशन करेक्ट होना चाहिए बताओ, कौन सा रिलेशन। तो हमारा PQR, P मैं लिखता हूं अगर, तो वर्टिसेस किसका किसका सेम है, तो P के सामने कौन वर्टिसेस आ गया, C, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल किसके, कौन कौन से वर्टिसेस किसके सामने है, जरा ध्यान से देखो। P के सामने C है तो मैं C लिखूंगा। R के सामने कौन है, B है। और Q के सामने कौन है, E, तो Q के सामने A है तो पहले E लिखेंगे। Q के सामने कौन है वर्टिसेस में, E, और R के सामने कौन है यहाँ पे, P। तो ये रहा हमारा ऑप्शन। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा A है, ए करेक्ट है, ठीक है ना। ध्यान रखना, हमें कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बना लेना, दूसरे ट्रायंगल के लिए जो गिवन रेशियो है उसके हिसाब से हम इसको ट्रायंगल को बनाएंगे, ठीक है। एडजस्ट करते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है, क्या सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट, एक सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है। एक सर्कल हम बना लेते हैं पहले, ये है हमारे पास सर्कल, ठीक। और इस सर्कल में ध्यान से देखो, ये हमारा सेंटर है, और इस सेंटर से हम इसकी दूरी कितनी है, 5। सेंटर से दूरी कितनी दे दिया है, 5। बोल रहा है कि एट द सेंटर, एट द हैज सेंटर 2,2, इसका जो सेंटर है ना ये है -2,2। फिर बोल रहा है कि द पॉइंट -6, लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस, यहाँ का जो पॉइंट है -6, है, ठीक है। तो बोल रहा है सर्कमफ्रेंस द वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको फॉर्मूला पता ही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है रेडियस का, तो 5 बराबर x2 - x1 कितना हो गया, x2 - x1 -6, और ये कितना हो जाएगा बताओ, -6 - 2 -6, माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, ठीक है ना। -6 - 2 कितना हो जाएगा, और फिर प्लस, फिर y2 कितना है, y2 में y1, y -2 का होल स्क्वायर। अब देखो, दो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो दो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, स्क्वायरिंग कर देंगे तो। और स्क्वायर करते ही ये क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर अगर कर देंगे इस तरीके से, तो ये वैल्यू रूट तो हट जाएगी, तो रूट हट जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर अब प्लस y -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 × 4 = 16, प्लस में इधर आ जाएगा 16 माइनस में, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते जाओ, ये कितना हो जाएगा,
इधर हो जाएगा y माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा 25 में से ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ये बताओ 3 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर बराबर कितना y माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखो पावर सेम है तो पावर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या, y माइनस टू इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस टू बराबर 5। तो आंसर आपका कौन सा होगा 5, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वॉवेल एट रैंडम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, है ना, तो पहले मैथमेटिक्स वर्ड लिख लेंगे, मैथमेटिक्स MATICS, यही है ना। ठीक है, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस कितना हो गया 11, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि वॉवेल एट रैंडम, मुझे वॉवेल लेना है, तो वॉवेल कितने हैं, वॉवेल पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। वॉवेल हमारा कौन कौन होता है, AEIOU होता है, तो ए दिख रहा है एक, ई हो गया वॉवेल, एक यहाँ है और एक यहाँ है ना। टोटल कितने वॉवेल दिख रहे हैं हमें, 4 वॉवेल दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब इस 11 में से 4 हमारे वॉवेल हैं। तो वॉवेल को कितने हैं, ए ई ए और आई, ये टोटल कितने हो गए 4। तो हमारे जो वेरिएबल, अब हमारे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल कितनी हो जाएगी, तो 4 बटे में कितनी हो जाएगी 11। क्लियर। लेकिन अब आगे क्वेश्चन सुनो, इन्होंने बोल रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी एक वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो x की वैल्यू बता, तो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, और इस प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल उन्होंने एक वैल्यू दे दिया है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3/3x प्लस 1 इन्होंने दे रखा है ना। एक तो हमने निकाल लिया डेटा से, और इसको वैल्यू उन्होंने वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया, और बोला कि इसका बताओ आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनने चाहिए पेपर में, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, और इधर कितना होगा 4 इंटू 3x प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 33 इज इक्वल टू 12x और प्लस 4, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं 12x बराबर क्या देख रहा हूँ, 4 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 33 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 29, और ये x बराबर क्या हो जाएगा 29/12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है, ये रहा डी, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो इसमें टिक लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन देना था, इसलिए मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर दे जा रहा हूँ। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन जरा चेक करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ 1060 इतना इतना इक्वल लिखना था, एक्स की वैल्यू, ये तो सिंपल है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। एक्स 1060 की वैल्यू √3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/2 बराबर कॉस साइन 60 कितनी हो जाएगी √3/2 और कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। ये कट गया, ठीक है ना, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। अब 1/√3 किसकी होती है वैल्यू, तो आप जानते ही हो कि 1030 की वैल्यू होती है, सिंपल सी बात है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो x की वैल्यू 1/√3 किसकी होती है, 1/√3 होती है 1030 की वैल्यू। ये याद होना चाहिए, टेबल तभी होगा, यानी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको क्या है, जो टेबल है ना, टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल वाला, वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज द इनसाइड स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ, ठीक है, मतलब इसका रेडियस जो है, ध्यान से सुनना, बोल रखा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर, देयर पेरीमीटर विल बी इन रेशियो ऑफ। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सुनना जरा। उन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम,
तो रेडियस जो है वो स्क्वायर के साइड के बराबर है। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस आर, और एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, तो ए आर के बराबर है। आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनना। तो मैं पेरीमीटर की बात करूं तो सर्कल का पेरीमीटर सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है। और इसका क्या होता है 4 ए, यानी साइड इंटू एरिया, साइड मतलब 4 इंटू साइड, ठीक है, लिख दिया। मेरे से पूछा है कि उनके पेरीमीटर का रेशियो बताओ। तो पेरीमीटर का रेशियो अगर मेरे को बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, सरकमफेरेंस बाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई क्या है 4 ए। अभी ये बताओ, ये आर की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ क्या, 2 पाई ए। क्यों, क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया कि रेडियस जो है उसके साइड के बराबर है। साइड से साइड कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो रेशियो विल बी 4 रेशियो 2, तो आंसर हो जाएगा पाई रेशियो 2, दिस इज सी। क्लियर। तो ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगुलर सीट इतने का, रोटेट जो होगा ना, ध्यान से सुनो, पेपर को ऐसे रोटेट करेंगे ताकि इसकी 40 सेंटीमीटर की हाइट पे कोई फर्क ना पड़े। तो इसको जब हमने बनाया तो रोटेट कौन हुआ, रोटेट हो गई हमारी कौन सी, ऐसे करके रोटेट जो हुआ है, ये कौन सी हुई है लाइन 22। ये 22 जो है ये सर्कल बन गया, सर्कल मतलब 2 पाई आर के बराबर बन गया, राइट। और ये जो हाइट है हमारी सिलेंडर की, ये सिलेंडर की हाइट है, और इसकी हाइट कितनी होगी 40। डन। आपसे पूछा रेडियस बताओ, रेडियस पूछा है, तो रेडियस बराबर, अब हमें पता चल गया कि हमने घुमाया किसको है, रोटेट किसको किया, 22 सेंटीमीटर को किया। और 22 सेंटीमीटर एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, डेट इज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर, तो मेरे को नंबर मिल गया 22 = 2 पाई आर। 2 से कट गया 11 बार में, ठीक है। और 11 बराबर 22/7, और ये हो जाएगा आर। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से कितने बार में कट गया 2 बार में, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू 7/2, डेट इज 3.5, इतना। तो आंसर कौन सा है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, ए होगा आंसर इसका, समथिंग, ठीक है। रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ व्हील, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक व्हील है हमारे पास, ठीक है ना, ये व्हील है, ये हमारे पास व्हील है, ठीक है, ये व्हील है। और इस व्हील का जो डायमीटर है, मतलब इस व्हील का जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रखा है 1.26 मीटर, राइट। इसके बाद बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इज 500 रिवॉल्यूशन। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब 500 चक्कर काट रहा है, ठीक। फिर इन्होंने बोला है रिवॉल्यूशन इज, बोल रहा है कि कितना, अच्छा 500 रिवॉल्यूशन होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये बताओ, है ना। अगर एक व्हील है जिसका डायमीटर कितना है, एक व्हील का डायमीटर हो गया 1.26 मीटर, राइट। और आपसे बोल दिया कि अगर मैं इसको 1.26 मीटर के जो डायमीटर वाला चक्का है, इसको हम अगर व्हील को घुमा दे 500 बार तो कितना दूरी चल जाएंगे। अगर वो व्हील 500 बार रोटेट कर जाए पूरी की पूरी तो कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप हमेशा याद रखना टोटल डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस, जब भी इस तरीके क्वेश्चन रिवोल्यूशन का है, ये फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। अच्छा, या 2 और आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एन इंटू पाई टी, है ना। टोटल डिस्टेंस बराबर पाई इंटू डायमीटर, ठीक है ना, हमेशा याद रहेगा ये चीज, ठीक है। आपसे सिर्फ ये तो यहाँ पे मैंने ये चीज बोल दिया आपको कि ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक कॉमन सी बात ये याद रखना है, ठीक है, देखो कॉमन सी बात एक ये याद रखना, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि टोटल डिस्टेंस दे देगा dt, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई पाई, पाई डी, यहाँ पे जो d है वो डायमीटर है, डायमीटर, और यहाँ पे dt जो है टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, क्लियर ना, टोटल डिस्टेंस है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कि अगर टोटल डिस्टेंस दे देगा कि मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूँ और मेरे पास जो व्हील है, हमारी साइकिल की व्हील के जो डायमीटर है 1.26 से, बताओ कितने रिवोल्यूशन करूंगा इतना डिस्टेंस चला तो आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना, जब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन आपसे ये पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला लगा के आराम से फटाफट क्वेश्चन कर देना। लेकिन मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं अब। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, अब हमें पूछा क्या है, हमारे से पूछा है कि टोटल डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यानी आपसे dt पूछा है। dt इज इक्वल टू, हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू पाई इंटू डी, डायमीटर गिवन है तो पाई डी यूज करेंगे, रेडियस दिया रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे बताओ, रेडियस दिया रहेगा तो हम यूज कर लेंगे n इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास डायमीटर गिवन है, दैट इज n इज इक्वल टू n इंटू पाई डी यूज करेंगे, ठीक है ना। n की वैल्यू 500 और पाई की वैल्यू 22/7 और d की वैल्यू हमारे 1.26, इसको काट देंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 100 से ही चला जाएगा 5 बार में, और 7 से ये काटेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा मैं इस तरीके के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा ध्यान दें, 11 को छोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 11, 22 को मैं लिख सकता हूँ ना, और ये लिख सकता हूँ 18, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया 10, 5 गुना के 10, 18 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 198, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 1980, आपका ये आंसर होगा 1980, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ कि फिर से ये क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पेपर में फिर से दिखेंगे फाइनल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 नंबर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अब आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है 10 नंबर में, बोला कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर in the ratio of 3:5 and their volume is this 9:45, तो बोला कि then the ratio of height will be,
मतलब हाइट का रेशियो आपसे पूछा है भाई साहब, हाइट का रेशियो पूछ दिया आपसे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, आइए हम कर लेते हैं। हमें तो कंपेयर करना आता है, नहीं आता है फिर से कंपेयर करना मैं सिखाता हूँ आपको, राइट। अब इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको देखो, अब इसको मैं सॉल्व करके मिटा लेना, ठीक है ना। हाँ देखो, यहाँ पे आते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो गया हमारा नंबर 10। देखो ये है एमसीक्यूज, ध्यान से समझना, है एमसीक्यूज, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल में। मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया तो छूटे ही ना, मतलब किसी तरह घुमा के दे, चाहे आपको कोई भी वेरिएबल पूछे, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है। ऐसा सिलेंडर है हमारा, ये कैसा बन गया रे बाबा। पहले तो मैं इस सिलेंडर को, फिर मैं कुछ ज्यादा ही गोल नहीं बन गया। ओ माय गॉड, क्या करूं। देखो पहले तो ये हो गया, एक सीधी लाइन खींच लूंगा, क्या यार एक शेप नहीं बन रहा है, हट। हाँ बन गया, ये सेट हो गया, राइट, ठीक है। अब एक सिलेंडर है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेंडर्स दो हैं, मतलब मेरे को एक ऐसा और चाहिए, एक ऐसा और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और आ जाओ भाई, सिलेंडर कहाँ कहाँ से आ रहा है। देखो, तो हमारे पास दो सिलेंडर मिल गए, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरे पास सिलेंडर का शेप बन गया है, अब आपको समझाने में मजा आ जाएगा, है ना। आइए देखिए, बोला है कि दो सर्कमफ्रेंस जिसका बेस का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5। अच्छा भाई साहब, ये हमारा इसका बेस नंबर 1, बेस नंबर 1, और ये बेस नंबर 2, ठीक है ना। इन दोनों के बेस, ये हमारा बेस नंबर 1, बेस नंबर 2, बेस मतलब बेस डायमीटर दे रखा है पूरा बेस का, तो 3:5। मतलब हमारा रेडियस का रेशियो भी सेम होगा, क्लियर ना। यानी रेडियस का रेशियो हमें दिया हुआ है, R1 और R2 का रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल रखा है कि वॉल्यूम का रेशियो भी दे रखा है। ओ माय गॉड, V1/V2, ये 1 है तो इसका V1 है और इसका V2 होगा, और इन दोनों का रेशियो दे रखा है कितना, V1/V2 हो जाएगा कितना, 9:45, क्लियर। आपसे बोला कि हाइट का रेशियो बताइए, हाइट का रेशियो बताइए कितना होगा। तो हाइट का रेशियो तो हमें, मेरे को कुछ नहीं पता। देखो बच्चों ध्यान से ध्यान देना कि V1/V2, मैं सबसे पहले रिलेशन ही बना लेता हूँ, πr² H1 पहले के लिए, और πr² 2 H2, क्लियर बात समझ में आ गई। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और हमें चाहिए H1, तो मतलब हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा H1 का, और मैं अभी डेटा पे ध्यान ही नहीं दे रहा। क्या कर रहा हूं, मैं डेटा पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, हमें निकालना है, देखो ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, H1/V1/V2, मैं इस R2 को इधर लिख सकता हूँ क्या, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, और इधर क्या बच गया, H1/H2, यही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, V1/V2 तो हमें दिया हुआ है, चलो इस यहाँ पे मेरे को दिया है R1/R2, यहाँ पे क्या दे रखा है, R2/R1। मैं ऐसा लिखूं, जरा ध्यान से देखना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, R2/R1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, H1/H2, क्लियर ना। ध्यान से देखना, तो अब हमें निकालना है, ध्यान से देखो। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या दिखा, R1/R2, जब मैं R2/R1 लिखूंगा, R2, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे ना, तो आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि अब ये रेशियो उल्टा करने में गलती कर देते हैं। कभी कभी वो उनको उल्टा करने ही नहीं आता है, उनको फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल भी नहीं करने आता है,
आपको उस समय क्या करना है, आप बस ये याद रखना रेशियो जो है ये R2 की वैल्यू होती है और ये R1 की वैल्यू होती है, बस काम खत्म। अब सॉल्व करते हैं। V1/V2 हमें दे रखा है 9/45 इंटू R2 की जगह पे क्या दिख रहा है 5, R1 की जगह पे क्या दिख रहा है 3। अब ये स्क्वायर कर देता हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू H1/H2। अब देखो जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/45 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, 5 से 9 बार में कट गया और 5 से 5 बार में कट गया। तो हमारा जो वैल्यू आया H1/H2 का वैल्यू कितनी आ गई 5/9, यानी हमारा 5:9 जहां पे होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5:9 ये रहा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बॉक्स में जो घेर रहा हूँ इस रिजल्ट को आप याद रखना, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, इसको मार्क कर लेना आप, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब हमारे पास 11 नंबर। 11 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इस पे मत जाना, है ना, ये मत समझना कि सब सही है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का ही है जिसका मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो बहुत सारे आंसर सही भी हैं और कुछ क्वेश्चन में गलतियां भी हुई हैं, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आप देखना सबसे गलतियां होती है। तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसको रफ कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट उम्मीद के ले लिए होगे आप। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे प्यारा क्वेश्चन आया है लोगों के पेपर में। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्या बोल रखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बाइक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से, यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन ऑफ एंगल यहां से बनेगा। आपसे बोल रखा है डिप्रेशन ऑफ टू बाइक्स इन अपोजिट साइड, एक जो है, एक बाइक यहाँ पे है, एक बाइक यहाँ पे है और एक बाइक इधर है, ठीक है, और इस टॉप से, ठीक है ना, क्या यार इतना डायग्राम अच्छा कैसे बन सकता है हमसे, ओहो, अब बनेगा, अब नहीं बनेगा, छोड़ दूंगा, यार नहीं छोड़ सकता। बन गया, अरे वाह, ये रहा हमारा डायग्राम, बेकार सा मिट गया यार। हाँ यार, ये हमारा दो बाइक, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जोड़ देता हूँ इसको, मेरा सारा ट्रायंगल बनाने की रेडी कर लो, एक को हटा रहा हूँ दूसरा हट जा रहा हूँ। ये हमारी बिल्डिंग है, अब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा है, देख पा रहे होगे। तो आपसे देखो ध्यान से, बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तरफ से ऑब्जर्व किया गया तो 45 डिग्री, एक तरफ से 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ डिप्रेशन सभी को पता होगा कि अगर टॉप से बॉटम की तरफ देखते हो, लाइन ऑफ साइट बॉटम की तरफ हो, तो ऊपर से हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो होगा हाइट वो डिप्रेशन एंगल होता है। आपसे ये क्वेश्चन में बोला अपोजिट साइड ऑफ द पाइप, ये डिप्रेशन एंगल को मार्क कर देता हूँ। बोला कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग h मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू बाइक्स, मतलब एक बाइक यहाँ है, एक बाइक यहाँ है, तो मान लिया ये बाइक ए है, बाइक बी है, और ये सी पॉइंट मिडिल पॉइंट है, सी पे जहाँ पॉइंट पे बिल्डिंग है। तो आप ध्यान से देखो, हमें यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है, मैं बोल देता हूँ कि इसकी दूरी x है और इसकी दूरी y है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी।
तो हमें बाइक की जो दूरी, हमें डिस्टेंस पूछा है ए बी का, तो डिस्टेंस ए बी का मतलब एक्स प्लस वाई। ध्यान से सुनना, हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। अब पुट करते हैं वैल्यू। अगर ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ से क्या होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल हमारे पास है। जब भी आपको पहले डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बनते हैं आपका काम हो जाएगा। तो मैं डायग्राम को फिर से एक बार बनाता हूँ। एच साइड का है, ये हमारे पास 45 डिग्री का है, और इसका नाम लिख देता हूँ डी, है ना। तो ये हो जाएगा डी सी ए, और इधर एक ट्रायंगल बनाता हूँ बिल्डिंग के साथ, ये 60 डिग्री है, और ये एच डी सी बी। बस अब इन दोनों इक्वेशन, दोनों के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। और आपको अगर पता नहीं हो तो ट्रायंगल का मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब पे होगा, उसको जाके देख लेना, ठीक है ना। मैं ट्रिग्नोमेट्री का डाला हुआ है मैंने, अब वहां से समझ भी सकते हो। देखो, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है जब भी आपको बेसिक, तो tan थीटा बराबर पी अपॉन एच, यही लगाएंगे, है ना। आइए देखते हैं, तो इसमें लगाएंगे। तो ध्यान से सुनना, अब एक ट्रिक भी बताता हूँ, ध्यान से सुनोगे आप। कि हमारा x है और ये इसका y। बस हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी 45 डिग्री दिया है ना, तो x जो होगा हमेशा h के बराबर होगा। x किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से देखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर h अपॉन में y। tan 60 की वैल्यू √3, और ये हो जाएगा y, और ये h की वैल्यू कितनी होगी, x। क्लियर ना, ये हो गई हमारे पास वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हमें निकालना क्या है, h निकालना है ना, √3 y की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है AB का। तो AB की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है ना। h के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट, h के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है, h के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए जरा x प्लस वाई, x की वैल्यू h हो गई, प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो जाएगी h/√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जरा, तो h कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/√3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो h इंटू √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सुनिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ व्हील, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक व्हील है हमारे पास, ठीक है ना, ये व्हील है, ये हमारे पास व्हील है, ठीक है, ये व्हील है। और इस व्हील का जो डायमीटर है, मतलब इस व्हील का जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रखा है, 1.26 मीटर, राइट। इसके बाद बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इज 500 रिवॉल्यूशन। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब 500 चक्कर काट रहा है, ठीक। फिर इन्होंने बोला है रिवॉल्यूशन इज, बोल रहा है कि कितना, अच्छा 500 रिवॉल्यूशन होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये बताओ, है ना। अगर एक व्हील है जिसका डायमीटर कितना है, एक व्हील का डायमीटर हो गया 1.26 मीटर, राइट। और आपसे बोल दिया कि अगर मैं इसको 1.26 मीटर के जो डायमीटर वाला चक्का है, इसको हम अगर व्हील को घुमा दे 500 बार, तो कितना दूरी चल जाएंगे। अगर वो व्हील 500 बार रोटेट कर जाए पूरी की पूरी, तो कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा याद रखना टोटल डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस, जब भी इस तरीके क्वेश्चन रिवोल्यूशन का है, ये फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू 2πr, 2πr। अच्छा, या 2 और r को मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू पाई टी, है ना। टोटल डिस्टेंस बराबर पाई इंटू डायमीटर, ठीक है ना, हमेशा याद रहेगा ये चीज, ठीक है। आपसे सिर्फ ये, तो यहाँ पे मैंने ये चीज बोल दिया आपको कि ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक कॉमन सी बात ये याद रखना है, ठीक है। देखो, कॉमन सी बात एक ये याद रखना, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि टोटल डिस्टेंस दे देगा, dt मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई
पाई पाई डी। पाई डी, यहाँ पे जो डी है वो डायामीटर है, डायामीटर, और यहाँ पे डी टी जो है टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, क्लियर ना, टोटल डिस्टेंस है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कि अगर टोटल डिस्टेंस दे देगा कि मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूँ और मेरे पास जो व्हील है, हमारी साइकिल की व्हील के जो डायमीटर है 1.26 से, बताओ कितने रिवोल्यूशन करूंगा इतना डिस्टेंस चला तो आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना, जब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन आपसे ये पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला लगा के आराम से फटाफट क्वेश्चन कर देना। लेकिन मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं अब। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, अब हमें पूछा क्या है, हमारे से पूछा है कि टोटल डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यानी आपसे dt पूछा है। dt इज इक्वल टू, हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू पाई इंटू डी, डायमीटर गिवन है तो पाई डी यूज करेंगे, रेडियस दिया रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे बताओ, रेडियस दिया रहेगा तो हम यूज कर लेंगे n इंटू टू पाई आर, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास डायमीटर गिवन है, दैट इज n इज इक्वल टू n इंटू पाई डी यूज करेंगे, ठीक है ना। n की वैल्यू 500 और पाई की वैल्यू 22/7 और d की वैल्यू हमारे 1.26, इसको काट देंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 100 से ही चला जाएगा 5 बार में, और 7 से ये काटेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा मैं इस तरीके के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा ध्यान दे, 11 को छोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 11, 22 को मैं लिख सकता हूँ ना, और ये लिख सकता हूँ 18, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया 10, 5 गुना के 10, 18 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 198, और इसको जो मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 1980, आपका ये आंसर होगा 1980, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ कि फिर से ये क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पेपर में फिर से दिखेंगे फाइनल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 नंबर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अब आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है 10 नंबर में, बोला कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर in the ratio of 3:5 and their volume is this 9:45, तो बोला कि then the ratio of height will be, मतलब हाइट का रेशियो आपसे पूछा है भाई साहब, हाइट का रेशियो पूछ दिया आपसे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, आइए हम कर लेते हैं, हमें तो कंपेयर करना आता है, नहीं आता है फिर से कंपेयर करना मैं सिखाता हूँ आपको, राइट। अब इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको देखो, अब इसको मैं सॉल्व करके मिटा लेना, ठीक है ना। हाँ देखो, यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया हमारा नंबर 10। देखो ये है एमसीक्यूज, ध्यान से समझना, है एमसीक्यूज, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल में, मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया तो छूटे ही ना, मतलब किसी तरह घुमा के दे, चाहे आपको कोई भी वेरिएबल पूछे, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा सिलेंडर है हमारा, ये कैसा बन गया रे बाबा, पहले तो मैं इस सिलेंडर को, फिर मैं कुछ ज्यादा ही गोल नहीं बन गया, ओ माय गॉड, क्या करूं, देखो पहले तो ये हो गया, एक सीधी लाइन खींच लूंगा, क्या यार एक शेप नहीं बन रहा है, हट, हाँ बन गया, ये सेट हो गया, राइट, ठीक है। अब एक सिलेंडर है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेंडर्स दो हैं, मतलब मेरे को एक ऐसा और चाहिए, एक ऐसा और चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और
आ जाओ भाई, सिलेंडर कहाँ कहाँ से आ रहा है। देखो, तो हमारे पास 2 सिलेंडर मिल गए, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरे पास सिलेंडर का शेप बन गया है। अब आपको समझाने में मजा आ जाएगा, है ना। आइए देखिए, बोला है कि 2 सर्कमफ्रेंस जिसका बेस का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5। अच्छा भाई साहब, ये हमारा इसका बेस नंबर 1, बेस नंबर 1 और ये बेस नंबर 2, ठीक है ना। इन दोनों के बेस, ये हमारा बेस नंबर 1, बेस नंबर 2। बेस मतलब बेस डायमीटर दे रखा है पूरा बेस का, तो 3:5। मतलब हमारा रेडियस का रेशियो भी सेम होगा। क्लियर ना। यानी रेडियस का रेशियो हमें दिया हुआ है, R1 और R2 का रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो भी दे रखा है। ओ माय गॉड, V1/V2, ये 1 है तो इसका V1 है और इसका V2 होगा। और इन दोनों का रेशियो दे रखा है कितना, V1/V2 हो जाएगा कितना, 9:45। क्लियर। आपसे बोला कि हाइट का रेशियो बताइए, हाइट का रेशियो बताइए कितना होगा। तो हाइट का रेशियो तो हमें, मेरे को कुछ नहीं पता। देखो बच्चों, ध्यान से ध्यान देना कि V1/V2, मैं सबसे पहले रिलेशन ही बना लेता हूँ। πr² H1 पहले के लिए, और πr² 2 H2। क्लियर बात समझ में आ गई। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और हमें चाहिए H1, तो मतलब हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा H1 का। और मैं अभी डेटा पे ध्यान ही नहीं दे रहा। क्या कर रहा हूं मैं, डेटा पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, हमें निकालना है। देखो ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, H1/V1/V2, मैं इस R2 को इधर लिख सकता हूँ क्या, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। और इधर क्या बच गया, H1/H2, यही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, V1/V2 तो हमें दिया हुआ है, चलो इस यहाँ पे मेरे को दिया है R1/R2, यहाँ पे क्या दे रखा है, R2/R1। मैं ऐसा लिखूं, जरा ध्यान से देखना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, R2/R1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, H1/H2। क्लियर ना। ध्यान से देखना, तो अब हमें निकालना है, ध्यान से देखो। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या दिखा है, R1/R2। जब मैं R2/R1 लिखूंगा, R2, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे ना, तो आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि अब ये रेशियो उल्टा करने में गलती कर देते हैं। कभी कभी वो उनको उल्टा करने ही नहीं आता है, उनको फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल भी नहीं करने आता है। आपको उस समय क्या करना है, आप बस ये याद रखना, रेशियो जो है ये R2 की वैल्यू होती है और ये R1 की वैल्यू होती है, बस काम खत्म। अब सॉल्व करते हैं। V1/V2 हमें दे रखा है 9/45 इंटू R2 की जगह पे क्या दिख रहा है, 5। R1 की जगह पे क्या दिख रहा है, 3। अब ये स्क्वायर कर देता हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू H1/H2। अब देखो जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/45 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और ये हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, 5 से 9 बार में कट गया और 5 से 5 बार में कट गया। तो हमारा जो वैल्यू आया H1/H2 का वैल्यू कितनी आ गई, 5/9। यानी हमारा 5:9 जहां पे होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5:9 ये रहा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बॉक्स में जो घेर रहा हूँ, इस रिजल्ट को आप याद रखना। ये रहा, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, इसको मार्क कर लेना आप, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब हमारे पास 11 नंबर। 11 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इस पे मत जाना, है ना। ये मत समझना कि सब सही है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का ही है जिसका मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो बहुत सारे आंसर सही भी हैं और कुछ क्वेश्चन में गलतियां भी हुई हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना, सबसे गलतियां होती है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसको रफ कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट उम्मीद के ले लिए हो गया आप। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11। 11 बहुत ही अच्छे प्यारा क्वेश्चन आया है लोगों के पेपर में।
फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्या बोल रखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बाइक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से, यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन ऑफ एंगल यहां से बनेगा। आपसे बोल रखा है डिप्रेशन ऑफ टू बाइक्स इन अपोजिट साइड, एक जो है, एक बाइक यहाँ पे है, एक बाइक यहाँ पे है और एक बाइक इधर है, ठीक है, और इस टॉप से, ठीक है ना, क्या यार इतना डायग्राम अच्छा कैसे बन सकता है हमसे, ओहो, अब बनेगा, अब नहीं बनेगा, छोड़ दूंगा, यार नहीं छोड़ सकता। बन गया, अरे वाह, ये रहा हमारा डायग्राम, बेकार सा मिट गया यार। हाँ यार, ये हमारा दो बाइक, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जोड़ देता हूँ इसको, मेरा सारा ट्रायंगल बनाने की रेडी करने दो, एक को हटा रहा हूँ दूसरा हट जा रहा हूँ। ये हमारी बिल्डिंग है, अब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा है, देख पा रहे होगे। तो आपसे देखो ध्यान से, बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तरफ से ऑब्जर्व किया गया तो 45 डिग्री, एक तरफ से 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ डिप्रेशन सभी को पता होगा कि अगर टॉप से बॉटम की तरफ देखते हो, लाइन ऑफ साइट बॉटम की तरफ हो, तो ऊपर से हॉरिजॉन्टल सर्फेस से जो होगा हाइट, वो डिप्रेशन एंगल होता है। आपसे ये क्वेश्चन में बोला अपोजिट साइड ऑफ द पाइप, ये डिप्रेशन एंगल को मार्क कर देता हूँ, बोला कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग एच मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू बाइक्स, मतलब एक बाइक यहाँ है, एक बाइक यहाँ है, तो मान लिया ये बाइक ए है, बाइक बी है, और ये सी पॉइंट मिडिल पॉइंट है, सी पे जहाँ पॉइंट पे बिल्डिंग है। तो आप ध्यान से देखो, हमें यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है, मैं बोल देता हूँ कि इसकी दूरी x है और इसकी दूरी y है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। तो हमें बाइक की जो दूरी, हमें डिस्टेंस पूछा है ए बी का, तो डिस्टेंस ए बी का मतलब x प्लस वाई, ध्यान से सुनना, हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। अब पुट करते हैं वैल्यू, अगर ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, तो और यहाँ से क्या होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल हमारे पास है, जब भी आपको पहले डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बनते आपका काम हो जाएगा। तो मैं डायग्राम को फिर से एक बार बनाता हूँ, एच साइड का है, ये हमारे पास 45 डिग्री का है, और इसका नाम लिख देता हूँ डी, है ना, तो ये हो जाएगा डी सी ए, और इधर एक ट्रायंगल बनाता हूँ बिल्डिंग के साथ, ये 60 डिग्री है, और ये एच डी सी बी, बस। अब इन दोनों के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, और आपको अगर पता नहीं हो तो ट्रायंगल का मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब पे होगा, उसको जाके देख लेना, ठीक है ना, मैं ट्रिग्नोमेट्री का डाला हुआ है मैंने, अब वहां से समझ भी सकते हो। देखो, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, जब भी आपको बेस है तो tan थीटा बराबर पी अपॉन एच, यही लगाएंगे, है ना, आइए देखते हैं, तो इसमें लगाएंगे, तो ध्यान से सुनना, अब एक ट्रिक भी बताता हूँ, ध्यान से सुनोगे आप, कि हमारा x है और ये इसका y, बस हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी 45 डिग्री दिया है ना, तो x जो होगा हमेशा h के बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से देखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर h अपॉन में y, tan 60 की वैल्यू √3, और ये हो जाएगा y, और ये h की वैल्यू कितनी होगी, x, क्लियर ना, ये हो गई हमारे पास वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हमें निकालना क्या है, h निकालना है ना, √3 y की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालना है AB का, तो AB की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है ना, h के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट, h के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है, h के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आइए जरा x प्लस वाई, x की वैल्यू h हो गई, प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो जाएगी h बाई √3,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे जरा, तो h कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1/√3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो h इंटू √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सुनिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, 4 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना, 4 पॉइंट, 1 2 3 4। मेरे को नहीं पता है कि ये कितनी कितनी दूरी पे है, ठीक है ना, बस मैं नाम लिख देता हूँ इनका, इनको सबको मिला देता हूँ। हमें ये कौन सा शेप है चेक करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इतना सीधा लाइन, इतनी अच्छी लाइन। चलो देखो, ये रहा ए बी सी डी। ये कितना है 9 ये कितना हो जाएगा 9,6। बी सी कितना है, सी दे रखा है -9,0 और डी कितना दे रखा है -9,6। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, पहले ए बी और डी सी निकालते हैं। अगर ये बराबर हुए, पहले ए बी निकाल लो। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √अंडर, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना। ए बी की तो 9 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, ठीक है ना, 9 में से 9 चला गया 0, और 6 में से 0 चला गया तो 36, रूट से बाहर निकल जाएगा तो 6। ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, ठीक है ना, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। और अगर मैं बी ए बी निकाल लिया बी इतना, तो अब डी सी भी बता दो कितना आ रहा है, क्योंकि अगर ये बराबर आ जाएगा तो हम दूसरा चीज चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो डी सी, अब मैं दो ही को से चेक करूंगा, क्योंकि ये दो बराबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच का गैप बराबर होगा, तो ये भी बराबर बराबर ही होंगे। ये कितना आ जाएगा जरा देखना, कोई जरूरी नहीं है, 9 में -9 में से -9 चला गया, ये भी 0 0, और 6 - 0 तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, जो कि बाहर आएगा तो 6, ठीक है। तो मैंने तो ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में बराबर है। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं, ए डी चेक कर लो। ए डी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि अब ए डी से हमें ये पता चलेगा कि एक ऑप्शन हटने वाला है कोई भी, है ना। तो आ जाए देखते हैं कि ए डी क्या है। ए डी की वैल्यू हमारी कितनी है 9, यानी -9 में से 9, तो -9 में से -9 कर देंगे तो 18, 18 का स्क्वायर माइनस का 18 हो जाएगा ना, और प्लस 6 में से 0 कर देंगे तो 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, 324 प्लस 36, ये वैल्यू हो जाएगी 360 हो जाएगी ना, 60, हाँ 60 हो जाएगी, और 36 बाहर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 36 × 10, यानी 6√10 आ गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसकी वैल्यू 6√10 आ गई। अब एक लास्ट की बच गया BC, BC की वैल्यू कितनी आएगी देखो, तो 9 में से 9 चला गया तो ये भी फिर से हमारा क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी है ना, -9 तो -18 का स्क्वायर, अब प्लस फिर से 0 में से 6 जाएगा तो 36, तो ये भी हमारा कितना आएगा 360, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6√10, ठीक है। ये तो पता चल गया कि सभी लाइन बराबर है। अब सुनो कंफ्यूजन, तो जब बराबर हो गया तो दो ऑप्शन हमारे खत्म, ट्रेपेजियम खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया, दो में रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। देखो बच्चा ने रेक्टेंगल को पहले टिक मारा, क्यों, उन्होंने देखा कि साइड बराबर हो गया, लेकिन उन्होंने स्लोप नहीं चेक करा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप स्लोप चेक करें, स्लोप का फॉर्मूला लिखिएगा, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप बराबर क्या होता है, ढलान देखनी है इसको, स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो स्लोप चेक जब करोगे तो हमको किससे स्लोप चेक करना है, ठीक है। तो हमें एक इस पॉइंट का चेक कर लेंगे, और एक कोई भी एक साइड का आपको स्लोप चेक कर लेना है। अगर स्लोप 0 आया
तो आप समझ लेना कि वो 90 डिग्री होगा। ये स्लोप 0 आ गया तो 90 डिग्री नहीं है, याद रखना। स्लोप 0 अगर हो गया तो मतलब वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप देखते हैं क्या होना चाहिए, कितना होगा हमारा, वैल्यू बताओ। तो इसके y2 कितना हो जाएगा, कहाँ गया पॉइंट, हाँ ठीक है। मैं किसका स्लोप चेक कर रहा हूँ, पहले मैं ए बी का चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, ए बी का। तो ए बी हमारा कौन है भाई, हाँ y2 कितना है, y2 मेरा 6 माइनस जीरो, 6 माइनस जीरो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 कितना है 9, 9 में से 9 चला गया 0। अच्छा ये वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो गई, ठीक है चलो। अब देखते हैं एडी का, एडी का स्लोप देखते हैं। अगर नॉट डिफाइन ये भी आ गया तो फिर दूसरा चेक कर लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप कितना हो जाएगा, तो एडी, एडी कहाँ है, एडी का स्लोप, हाँ y2 6 माइनस जीरो 6, अच्छा माइनस 9 और माइनस ये, तो -9 तो -18 आ जाएगा, कितना आएगा -9 और -9 तो -18 हो जाएगा, -18। तो इसकी वैल्यू 1/3 यानी -1/3। देख रहे हो ये नॉन जीरो आया, इसका मतलब ये है कि ये तो 90 डिग्री बिल्कुल नहीं है, डेट्स वाई ये खत्म हो गया। और आपका आंसर क्या होगा, पैरेललोग्राम। बचा हुआ आंसर क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये आंसर क्या होगा इसका, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या याद रखना, इस स्लोप का ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना, ये स्लोप का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास जो 12-13 नंबर क्वेश्चन जो है, 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है एबीसी, और एबीसी ट्रायंगल में बोल रहा है कि पी क्यू एक पैरेलल लाइन है, एपी की वैल्यू दे रखी है 1.5, और ये दे रखा है कितना, ए से बी तक की दूरी हमारी कितनी दे रखी है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से सुनो, आपसे ये वैल्यू कितना दे रखा है 8, और ये मान लिया मैंने x, ठीक है ना। तो मैं अगर ट्रायंगल देखूं फ्रॉम बीपीटी या सिमिलरिटी से, मैं देखूं सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेशियो बराबर, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है ना। जब ये बोल दूंगा तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि ए बी अपॉन में ए पी, ट्रायंगल जो अलग करेंगे तो ए बी सी और ए पी क्यू, तो ए बी और ए पी इन दोनों का रेशियो ए पी बराबर बेस का रेशियो, मतलब पहले मैंने क्या लिया है बड़ा, तो बी सी को पहले लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई पी क्यू को हम क्या लिखेंगे एक्स, ठीक है ना। ए पी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 दे रखी है, और ए पी की वैल्यू दे रखी है कितनी 1, बराबर बी सी की वैल्यू 8 दे रखा है, और ये हो गया एक्स की वैल्यू, डेसिमल हटाएंगे 0, 15 से 4 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार में, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी हमसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 2 हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि सम ऑफ एपी ऑफ 13 का मल्टीपल, तो जैसे दिया है और हमें क्या दे रखा है, डी पता है, 13 पता हो गया, और हमें लास्ट टर्म देखना है, लास्ट टर्म मतलब 1000 से नीचे कर दो। तो जब भी 1000 सबसे बड़ा टर्म होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करो 1000 से, 1000 को 13 से कितना आ जाएगा, 13×7=91, कितना आ गया 9, ये खत्म 0, 13×6=78, ये हो जाएगा 2, ये कैरी हो जाएगा, ये खत्म 8 में से 1 12, ठीक है ना। तो आप 1000 में से 12 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 12 में से 8, ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 9, 988। तो आपको ए एन यानी लास्ट टर्म आ गया 988। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, निकाल लो फॉर्मूले, तो कितने आ जाएंगे आपको, A1 104 आ गया, ये आ गया। तो हमारी वैल्यू एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एन की वैल्यू हो जाएगी n/2
A2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो n निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, n कैसे निकालेंगे? तो हमें n का फॉर्मूला मैं देखो रुको ऊपर रफ कर दूँ फिर मिटाएंगे इसको, ये नोट कर लिया मुझे उम्मीद है। अब इधर देखो, n का फॉर्मूला हमने बता रखा है कि अगर मान लो an हो, an इज इक्वल टू e प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ से तीन फॉर्मूले निकलते हैं। एक हमें अगर डी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, an माइनस ए डिवाइडेड बाई n-1। एक होता है अगर n निकालना हो तो an माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो an की वैल्यू हमें पता है ना, an की वैल्यू कितनी है, 988 माइनस 104 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 में से 4 गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 8 और बटन में 13 अब प्लस 1, 13 से कैंसिल आउट करो, 13 छक्के 78, 8 104 68 और एक हो जाएगा क्या, 69 69। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 69। तो n की वैल्यू 69 हो गई और डिवाइडेड बाई 2 और फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 2 104 को दोगुना कर देंगे तो, या हम ए एन वाला भी लगा सकते हैं, या हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n डिवाइडेड बाई ए प्लस ए एन। हम लगा देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 104 और प्लस ये कितना है हमारे पास 988, खत्म, हमारा ऑप्शन हो जाए ए। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँ तो क्वेश्चन बोल रखा है कि 2010 में, है ना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2010 में क्या दे रखा है। 2010 में जो हेमा है स्टार्ट कर रही है एक बिजनेस जिसमें कितना इन्वेस्ट कर रही है, 20,000। 2010 में कितना इन्वेस्ट करी, 20,000 रुपये। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिस इज माई E1, है ना, पहले दिन। फिर इसने बोला कि एवरी मंथ 5,000 रुपये इंक्रीज करें, मतलब इसके कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5,000। ठीक है ना, इतना रुपीस और इतने रुपीस इच ईयर में वो क्या कर रही है, एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, मतलब बढ़ा रही है। तो बोल रहा है कि इसका इन्वेस्टमेंट कितना पहुंच जाता है, 6,000। मतलब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, E1 हमारा हो जाएगा 60,000। 60,000, 6,000 नहीं है, कितना है 60,000। क्लियर, 60,000 हो गया हमारे पास। और जैसे ही 60,000 हुआ तो आपको सब कुछ पता है, तो हमें निकालना क्या है, बोला कि कितने साल में ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन से ईयर में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एन निकाल रहे हैं। 2010 हमें पता चली है कि 2010 में इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, और मेरे को क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है, ए एन माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखना ए एन का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका क्या है, ये फॉर्मूला आपका किसका हो गया, ए एन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, अब ए एन का फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ तो एन की वैल्यू निकल जाएगी। एन की वैल्यू क्या होगी जरा देखना, अगर मैं एन की वैल्यू निकालूँ तो एन की ए एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60,000 माइनस 20,000 अपॉन में डी की वैल्यू हो जाएगी 5,000 प्लस 1। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 40,000 और डिवाइडेड बाई 5,000। ये कट गया, कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 5 से 8 बार में कट गया, प्लस 1। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू 9। अगर 9 आ गया तो हमें पूछ रहा है कि कौन से ईयर में ये पहुंच जाएगा। तो ध्यान से सुनो, 9 पहुंचना है तो 10 9 19 हो जाएगा। मतलब हमारे 2018 में 10 तो कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टमेंट पूरे 10 में 1 साल हो गया। और उसके बाद मतलब 2010 तो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट हो ही गया, अब प्लस उसके बाद मेरे को 8, यानी कितना हो जाएगा, 2018 हो जाएगा। यानी टोटल हमारा कितना हो गया बताओ। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि कौन से ईयर में हो जाएगा तो एक ईयर काउंट कर लेना और उसमें साथ साथ कितना 9 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 1 साल तो ये हो गया जो 2010 में इन्होंने किया कंप्लीट, और 8 साल ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, एन की वैल्यू 9। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा जो कौन सा आंसर होगा इसमें 2018 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।
तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो ये 2009वें साल में पूछेंगे। इसके बाद अगर वो 9वें साल में अगर कर देंगे तो फिर से आपको ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा कौन सा सॉल्यूशन, आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग देख लेना इसको रफ करता हूँ मैं। 2018 इसका आंसर था। फॉर्मूला भी नोट करते जाना, आप लोग देखते जाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर हम देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि द डायमीटर ऑफ सेमी पैरामीटर प्रोटेक्टर, एक सेमी पैरामीटर सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, हम लोग सेमी सर्कुलर बना लेते हैं पहले। ये हुआ सेमी सर्कुलर और इसका रेडियस हमने मान लिया आर। बोल रहा है कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, मतलब एक आर और यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर कितना दे रखा है, 14, ठीक है। और ये भी आर होगा, बोलो हाँ या ना। तो हमें बोल रखा है कि सरकमफेरेंस बताना है। तो ये बताओ सेमी सर्कुलर का सरकमफेरेंस कितना होता है, सेमी सर्कल का सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, सर्कल का हो गया डिवाइडेड बाई 2। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई आर बचेगा। क्लियर ना। तो पाई आर हो गया हमारा सरकमफेरेंस। लेकिन मेरे से पूछा है टोटल सरकमफेरेंस, तो टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा, टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू पाई आर प्लस आर कितना हो गया बताओ, पाई आर तो ये हो जाएगा इसका पैरामीटर। अब आर प्लस आर 2 आर इसके साथ ऐड कर देंगे, फॉर्मूला पुट कर लो। ये हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी, आर की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। आप प्लस 2 आर की वैल्यू कितनी है, आर प्लस आर 14 दे ही रखा है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 से ये कट गया, तो 22 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, 36। ये आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। दिस इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। उन्होंने बोला कि ए बी और ए सी का रेशियो दे रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, बी के जगह पे 90 डिग्री है, ठीक है सही है। तो ए बी हमें रेशियो गिवन है, क्या गिवन दे रखा है, ए बी रेशियो ए सी का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2। मतलब ये 1 है तो ये 2 है। आपसे बोल रखा है कि ए बी और ए सी दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये हमारे थीटा है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर मान लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 1, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 2। मान के चलते हैं ये वाली वैल्यू। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या है, tan। हमें क्या निकालना है, tan। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो हम सबसे पहले कि जब हमें ये रेशियो पता चल गया, जब 20 तरीके के क्वेश्चन रहे, तो आप बेस निकाल लो। बेस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बेस जरा बताओ। बेस हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, सॉरी इसको हम लोग थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, √3। तो बी की वैल्यू भी निकल गई, मतलब ये √3 आ गई, राइट। जैसे ही ये आ गया वैल्यू, तो अब हमने क्या करना है, 2 tan ए अपॉन में, अब एंगल ये है, ध्यान से सुनना, एंगल ये है ए, एंगल ए बोला है, तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, जब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये और बेस बन जाएगा ये। ध्यान से सुनना, जो एंगल आपको रेफरेंस में यहाँ पे दे रखा है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके बगल वाला हाइपोटेनस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए, तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 × tan का फॉर्मूला क्या होता है, p × b। p की वैल्यू कितनी, √3 अपन में v की वैल्यू 1। ये हो गया ऊपर, नीचे देखो 1 + √3/1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 2√3 हो जाएगा ये, और नीचे ये कितना हो जाएगा, 1 + √3 का स्क्वायर 3। तो वैल्यू कितनी आएगी, √3, 2√3 डिवाइडेड बाई 4। आंसर ये कट जाएगा √3, तो आंसर कितना आया, √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा √3/2, ऑप्शन सी।
क्लियर ना, ये हमारा था क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलर्ट होके यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं, अलर्ट होके इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर तो हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, सबसे पहली चीज मैं असर्शन रीजन की एक खास बात बताता हूँ, असर्शन एंड रीजन, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो। असर्शन रीजन में 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। पहली चीज कि आपको देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या देखना है, पॉजिटिव सेंटेंस अगर असर्शन का है तो रीजन भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है ना। मतलब नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो उसे पॉजिटिव बातें, ठीक है, अगर मान लो दोनों में पॉजिटिव सेंटेंस है, ध्यान से सुनना, दोनों में पॉजिटिव सेंटेंस है और एक में उससे रिलेवेंट बातें नहीं की गई है, तब हम क्या कर सकते हैं कि ये इसका रीजन गलत है। ये तो हो गई आपकी ये तुक्के वाली बाजी, जब आपको टोटल नॉलेज नहीं है तब। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट, ठीक है ना, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ध्यान से देखो, ये सर्कल ओ है, ओ सर्कल है, और ओ के बाहर एक पॉइंट है पी, ठीक है ना, और इस लाइन को एक टेंजेंट यहाँ पे और एक टेंजेंट यहाँ पे, ये पी पॉइंट से, और एक का पॉइंट ए और एक का पॉइंट बी। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये एंगल दे रखा है कितना, 100 डिग्री, ठीक है। और एंगल पी ए पी बी, ए पी बी, ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 70। अब आपको पता होगा कि जब आपने ये पढ़ा था उस समय, तो आपको ये पता होगा कि जब टेंजेंट का एक थ्योरम क्या होता है, कि अगर सबसे पहला थ्योरम याद करो आप, पहला थ्योरम ये था कि टेंजेंट पॉइंट जहाँ पे होती है वहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, जहाँ पे टेंजेंट लाइन होती है टेंजेंट पॉइंट पे 90 डिग्री, तो 90 90 180, मतलब सामने वाली हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंगल ए पी, ए पी बी आप प्लस एंगल ए ओ बी, ये होना चाहिए कितना, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 100, एक दे रखा है 70, एपी भी 70 दे रखा है, ये दे रखा है 100, वैल्यू कितनी आ रही है 170, क्या ये 180 के बराबर आया, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, डेट इज रॉन्ग। तो ये हमारा असर्शन हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये थ्योरम आपको पता ही होगा, थ्योरम नंबर 2, आपको थ्योरम पता होगा इसका टेंजेंट पॉइंट का, कि जिसमें अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी दो टेंजेंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो रीजन इसमें करेक्ट है और असर्शन गलत है, तो कौन सा होगा, असर्शन रॉन्ग, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये आ रहा आपका डी ऑप्शन इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, ये बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में ये बोल रखा है, ध्यान से देखो, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि असर्शन में ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इंडिपेंडेंट होता है किससे, साइज ऑफ ट्रायंगल, सही है बिल्कुल, डिपेंड्स अपॉन एंगल, बिल्कुल ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखो जब भी लिखते हो तो क्या लिखते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, तो ये क्या है, ये तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हमने ये असर्शन को हमने क्या माना, करेक्ट, क्योंकि इसमें साइड तो है नहीं, है ना, रेशियो इनका साइड का होता है। अब देखो जरा ध्यान से, रीजन में क्या बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल, विच सिमिलर ट्रायंगल क्यों बोल रहा है, सिमिलर ट्रायंगल क्या, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो ट्रायंगल होते हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, मतलब साइड का रेशियो, यानी अगर ये ए साइड ये है और ये पी है तो मतलब ए बाई पी, ऐसे, मतलब इनका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम साइन थीटा लिखते हैं तो हम उसमें लिखते क्या है बताओ, हम लोग रेशियो ही लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है बताओ जरा, सिमिलर साइड, यानी हम उनका रेशियो इक्वल हो सकता है, प्रोपोर्शनल साइड होता है, ठीक है ना। तो आपका ये रीजन भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से समझे कि नहीं, कि डिराइव करेंगे अगर ट्रायंगल एक किससे डिराइव हुआ है, यानी सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो पे डिराइव किया गया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये था हमारा कौन सा, इसका दोनों अगर करेक्ट है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट है इसके, रीजन और वो असर्शन दोनों।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन था, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इफ दे फर्स्ट बीप आफ्टर 12, मतलब 12 बजे के बाद पहली बार बीप कर रहा है, मतलब बज रहा है, ठीक है ना। तो जब बीप करेगा क्या होगा आंसर बताओ, कितने बजे बीप कर रहा है, 12 बजे के बाद। तो बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम विल बी दे बीप अगेन लेटर। तो ध्यान से सुनना, जब भी रिपीटेशन की बात होगी ना, रिपीटेशन की बात की जाएगी, तो आप याद रखना हमेशा एलसीएम निकालोगे। ऐसा क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड में है, ठीक है ना। तो रिपीटेशन की बात अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के, ज़्यादा नहीं करना है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं इसके, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के। तो बोल रहे हैं 85, तो पहली चीज कि पहली बार कितना बन रहा है, कितने टाइम बाद बन रहा है, 85 सेकेंड। 85 को अगर फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू कितना लिखेंगे, 70। नेक्स्ट 119, 19 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 19 को कितना लिख सकते हैं। तो 19 को अगर 7 से डिवाइड करें तो ये कितना हो सकता है, 7। आप एक चीज देख रहे हो कॉमन, मेरे को ये अंदाजा लग गया क्योंकि ये भी 17 से कट रहा है, ये भी 17 से कट रहा है। तो हमें चाहिए क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 85 और 119 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर एलसीएम में क्या होता है कि ये पहले 5 इंटू 7 इंटू इन दोनों में कॉमन है ना, तो इन दोनों कॉमन का मैं एक लिखूंगा 17। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बताओ, 85 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 85 17 5 85 और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 कैरी लग गया 3 और 5 8 56 और 3 5, कितना आ जाएगा 595 सेकेंड। इतना सेकेंड में बार बार वो बेल करेगा, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये था हमारा 21 नंबर का सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखो, इसी में एक और वाला क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, और वाले क्वेश्चन को भी। और वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सो डैट 13 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 13, ये हमारा पूरा नंबर है। बोल रहा है कि अगर ये कैलकुलेट करते हो इसको, तो ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ये प्रूव करना है, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है, जो खुद से करे, एक से कैंसिल आउट हो जाए, डिविजिबल बाई 1 एंड इट्स सेल्फ। क्या बोला मैंने, डिविजिबल बाई 1 एंड इट्स सेल्फ, जो खुद से कट जाए, है ना, खुद से कटे और एक से कट जाए। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, 13 क्या होता है, प्राइम नंबर है, राइट। तो 13 यहां पर भी है और 13 यहां पर भी है। एक और प्राइम नंबर है, देखो जरा ध्यान से, 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अब मुझे जो एक से कटता है और खुद से कटता है, सभी के सभी प्राइम नंबर है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सभी के सभी प्राइम नंबर है, क्लियर। तो जब प्राइम नंबर सभी के सभी दिख रहे हैं मुझे और सभी प्राइम नंबर का सम, ध्यान से सुनो, सभी प्राइम नंबर का सम है, देखो यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फैक्टर कर लेता हूँ, फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो अब इन दोनों टर्म्स में मान लो मेरे पास 13 इंटू 19 इंटू 3 23 प्लस 3 इंटू 13 दे रखा है। तो हम इन दोनों में कॉमन निकाल लें तो 13 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, 19 इंटू 23 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 13 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 19 को 57, 5 19 दूना 38 13, तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, 19 दूनी 57, 19 से 57, ये हो जाएगा 7 और 8 5 19 दूना के 38, ये हो जाएगा 30 और 5 43, इतना हो जाएगा। अब प्लस 3, जब इसको जोड़ दोगे आप तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 इंटू और 3 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 440। अब जरा ध्यान से गौर से देखिए, गौर से आप देखिए कि एक वैल्यू तो हमारा यहाँ पे भाई साहब प्राइम नंबर हट गया, देख पा रहे हो आप, ये नंबर प्राइम तो है ही नहीं, ये तो इवन नंबर है।
है कि नहीं है, इवन है ना, ये कट सकता है किसी ना किसी से, राइट। तो ओवरऑल नंबर इसको अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये एक से तो कटेगा ही, साथ साथ 13 से भी कटेगा वो नंबर, ठीक है ना। और ये इसमें 2 का भी टेबल है, 4 से भी कट सकता है, मतलब ये क्या है, ओवरऑल इसकी वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 के पावर टेबल में, तो 13 के टेबल में कौन सा नंबर आ सकता है, 13 चौके 52, 2 13 चौके 52 और 5 कितना हो जाएगा, 52, 5 57, 13 चौके 52, घड़ी लग गया 5, 13 चौके 52 और 5 57 हो जाएगा 56, 57 जीरो। तो अब देखो तो ये कहीं से तो दिख नहीं रहा मुझे को, लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है, जीरो, जो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं लिख सकता हूं हेंस इसका होल नंबर कितना आ रहा है, 5720 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर, सो इट इज नॉट प्राइम, इट इज नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है ये, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पी ए और पी बी एक सर्कल है, चलो भाई एक सर्कल बना लो, ठीक है, और एक सर्कल पे मैं क्या करता हूँ, मिला दिया यहाँ से, ठीक है, और ये हो गया ए और इसको मान लेता हूँ बी, ये पी हो गया, ये ओ हो गया। आगे बोल रहा है क्या, एंगल पी ओ ए फाइंड आउट करना है, बोल रहा है कि एंगल इंक्लाइंड एट एंगल, एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा पूरा। तो आप ये बताओ, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो हमसे क्या होगा, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ पी, तो मैं लिख सकता हूँ ये प्रॉपर्टी है। तो ए ओ बी कितना है, ए पी ओ ए निकालना है ना, एंगल पी ओ ए निकालना है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 90, क्योंकि हम जानते हैं कि थ्योरम नंबर 1 से 90 होता है ये। फिर इसके बाद ये पता चल गया हमें 30, ये बराबर हो जाएगा 180, तो एंगल पी ओ ए बराबर 180 डिग्री और माइनस 120, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो यहाँ का भी एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा यहाँ का, ठीक है ना। एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड दे रखी है, ये और ये, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी, मिड पॉइंट निकालना है ए बी और ए सी का, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ए बी का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो हम जानते हैं क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। हम पुट कर देते हैं, ए और बी को पकड़ो, ए का 2 और 6 8, कॉमा 7 और 3 10 बटे में 2, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगा 2 चौके 8 2 5 10, तो कॉमा आ जाएगा 4,5, तो ए बी का मिड पॉइंट कितना आ गया, 4,5, ठीक है। और इसी तरह के सिमिलरली, तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये इजी था, आप लोग कर सकते हो। सिमिलरली आप इसी तरह के इस फॉर्मूले को पुट कर देना किसमें, ए और सी में, तो 2 और 10 12 हो जाएगा, 12 बटे में 2 6, इसका क्या हो जाएगा 6,3 और 3 6, 6,3, क्या हो जाएगा 6,3, ठीक है, राइट। तो मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इजी है, और मैंने फॉर्मूला लिख रखा है तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो और वाला है वो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो।